भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी विद डिफरेंस का दावा करती है कि वो लोकतांत्रिक ढांचे के आधार पर अंदरूनी लोकतंत्र के तहत चलती है। लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी में भूचाल मचा हुआ है, बस बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। मिसाल के तौर पर लंबे समय से जिस पार्टी पर गुजरात लॉबी ने कब्जा कर रखा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उनकी ही चलती थी। छोटे से बड़े हर निर्णय वो लेने लगे थे। और यह सब देखना बीजेपी के मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, इनको कितना नागवार गुजरा यह तो पता अभी नहीं चल पाता, लेकिन आरएसएस को बेहद नागवार गुजर रहा है। आरएसएस जो मातृ संगठन है बीजेपी का, वो एक कई चीजें देख रहा है। 3-4 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं जिस पर आज की वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आरएसएस यह भी देख रहा है कि नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि कमजोर हो गई है। दूसरा, आरएसएस यह भी देख रहा है कि भारत के भीतर नरेंद्र मोदी का जादू भी फीका पड़ गया। तीसरा, वो यह भी देख रहा है कि निर्णयों में कमजोर होने के बावजूद मोदी और शाह की जोड़ी अभी भी आंतरिक लोकतंत्र को ताक पर रखे हुए है और किसी की चल नहीं रही है। और चौथा, ऐसी क्या वजह है कि बीजेपी जनवरी 2023 में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो गया हो, अभी तक अपना पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं चुन पाई है। यानी भूचाल मचा हुआ है बीजेपी के भीतर। विस्तार से सिलसिलेवार एक एक करके इसका विश्लेषण जरूरी है, ताकि यह पता चल जाए कि जो बाहर से एक हवा बनाया जाता है कि बीजेपी को हराना मुश्किल है, बीजेपी में सब कुछ ठीक है, सब चंगासी नहीं है। जैसे उदाहरण यहां से शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 19 से 20 बार अब हो गया है नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का मजाक उड़ा दिया, और नरेंद्र मोदी एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का यह नहीं कह पाए कि झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। विदेश सचिव से कहलवाने की कोशिश की कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को सही ढंग से सुलझाया, लेकिन नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहा है डोनाल्ड ट्रंप आज भी। 28 जून 2025 यानी आज से 2 दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बोला दुनिया के सामने कि मैंने युद्ध रुकवाया, भारत और पाकिस्तान दोनों को व्यापार की धमकी दे करके। और फिर सूचना आ रही है कि अमेरिका 8 जुलाई को एक बहुत बड़ी डील करने जा रहा है भारत से। वो डील किसके साथ होगी वो आपको बताना एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन की तरह। आप बताइएगा कि भारत का वो उद्योगपति कौन होगा जो अमेरिकी डील में शामिल होगा। लेकिन ओवरऑल विदेश नीति में नरेंद्र मोदी का जादू फीका पड़ चुका है। कोई देश उस समय खड़ा नहीं हुआ। भारत को जिस तरह का समर्थन मिलना चाहिए एक बयान ढंग के नहीं आए, और भारत ऐसा लगा कि अकेले लड़ रहा है। इस पूरे बदले हुए परिदृश्य पर आरएसएस की गहरी नजर है। नरेंद्र मोदी का जादू इतना कमजोर एक जमाने में बाहर के देशों में नहीं था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी का जादू बाहर के देशों में कमजोर होता जा रहा है। वैश्विक कूटनीति में भी नरेंद्र मोदी और भारत सरकार कमजोर दिख रही है। ये बहुत बड़ी वजह आरएसएस के सामने है। लेकिन आरएसएस उससे ज्यादा चिंतित इस बात को लेकर के है कि भारतीय राजनीति के भीतर भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी, इनका जादू भी फीका पड़ रहा है। इसीलिए 2024 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी जो 14 से सफर शुरू किए तो 19 में 14 से बड़ी जीत हासिल की। डंका बज रहा था, लहर नहीं सुनामी आ रही थी। जो चाह रहे थे वो कर रहे थे। बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। संविधान को जितना मरोड़ना था तोड़ना था, तोड़ा मरोड़ा। जहां सरकार बनानी थी गिरानी थी, सांसद विधायक खरीदने थे बेचने थे, सब कुछ खुलेआम किया। क्या नहीं हुआ पिछले 10 साल में। लेकिन 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू इतना फीका पड़ गया कि बीजेपी को अकेले पूर्ण बहुमत नहीं आई, और उसके बाद बैसाखियों पर उनको सरकार बनानी पड़ी। आरएसएस उसके बाद चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, और चाहे वो अब बिहार, बंगाल और यूपी का चुनाव हो,
आरएसएस ने लगाम अपने हाथ में रखी और उन चुनावों को जीतने में बड़ी भूमिका आरएसएस ने निभाई। जबकि आरएसएस नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से आखिरी के दिनों में बेहद खफा था। मैं एक बयान जरूर आपको सुनवाना चाहता हूं। 4 जून 2024 को लोकसभा का परिणाम आया। बीजेपी पूर्ण बहुमत से बहुत दूर रह गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया और उस बयान को सुनकर कोई भी यह समझ सकता है कि उन्हें मोदी और शाह के वर्चस्व से दिक्कत थी। लेकिन मनुष्य से कोई होते अतिमानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में अगर निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अतिमानव बनना चाहता है। लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो वो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है, वो असली मैं। वो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं। और वो दिक्कत अब सामने आ गई है। लगभग 1 साल से ज्यादा समय बीत गया और इस बीते 1 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने राज्यों के चुनाव जीतने के बाद संसद में कई ऐसे बिल को पेश करके कोशिश जरूर की है कि मैं वाली शैली में नरेंद्र मोदी अपने कॉन्फिडेंस में वापस लौट आए। और पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश यही थी कि मैं पर वो लौट आए और नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास फिर से लौट आए कि मोदी की नसों में खून नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। इस भाषण के बाद यह माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी वापस उस लाइन पर आ गए हैं जहां उनके नाम का जादू, उनके चेहरे की चमक एक चमत्कारी नेतृत्व की तरह अभी भी कायम हो गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी जैसा चाहती थी वैसी कोई बढ़त उसे नहीं मिले और आरएसएस ने यह सब देखा है। इसीलिए अब आप आके देखिए कि वो आरएसएस जानता है कि इस बीजेपी को एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, संगठन पीछे हो गया। और आरएसएस का मूल मंत्र यह है कि संगठन महत्वपूर्ण होना चाहिए। जब तक जरूरत थी लाल कृष्ण आडवाणी की, आरएसएस ने लाल कृष्ण आडवाणी का क्या नहीं इस्तेमाल किया। जब तक जरूरत थी उनको कट्टर चेहरे की, तो आडवाणी सामने थे। जब जरूरत खत्म हो गई तो वो मार्गदर्शक मंडल में चले गए। फिर 2002 के गुजरात दंगों से एक नई छवि हासिल किया हुआ एक नेता गुजरात से कैसे बीजेपी का सबसे चहेता बड़ा नेता बनता है और फिर वो देश पर 10 साल अपने चेहरे, अपनी चमक और अपने जादू से हुकूमत करता है और ऐसी हुकूमत करता है जैसी आरएसएस चाहता था। तो इसका ज्यादा फायदा आरएसएस को मिलता है। आज दुनिया के सबसे अमीर संगठनों में से एक आरएसएस होगा। अकूत पैसा, अकूत संपत्ति, बीजेपी के पास भी अकूत संपत्ति। तो जो आरएसएस और बीजेपी को चाहिए था वो मोदी और अमित शाह ने दिया। जैसा भारत आरएसएस बनाना चाहती थी वैसा भारत बनाने के लिए गुजरात लॉबी ने माहौल तैयार किया, मुसलमानों के खिलाफ जहर बोया, आरक्षण को ध्वस्त किया, सामाजिक न्याय की धज्जियां उड़ाई, संवैधानिक मूल्यों को भीतर से खोखला किया, विरोध की हर आवाज को दबाया और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नए नए पर्ची वाले बाबाओं से लेकर टीवी चैनलों पर पाखंड और अंधविश्वास को फैलाया। शिक्षा व्यवस्था को आरएसएस की गिरफ्त में दे दिया और बेच दिया। जैसा आरएसएस चाहता था बीजेपी ने 10 साल वही किया है। किसी को यह भ्रम हो कि मोदी और अमित शाह ने अलग से कुछ किया है तो वो मुगालते में है। आरएसएस और मोदी एक हैं, दोनों ने एक काम किया है। मोदी ने आरएसएस से आगे बढ़कर के 1-2 काम और कर दिए। वो काम ये थे कि अपने चंद पूंजीपति दोस्तों को आरएसएस और बीजेपी से ज्यादा अमीर बनवा दिया, ज्यादा ताकतवर बनवा दिया, ताकि हर विपरीत परिस्थिति में वो कारपोरेट पूंजी मोदी के चेहरे और चमक के पीछे ढाल बनकर के खड़ी रहे। और दूसरा काम मोदी ने आरएसएस के खिलाफ किया वो ये था कि पूरे संगठन पर अपना व्यक्तिगत नियंत्रण हासिल कर लिया।
जिसे चाहा हटा दिया, जिसे चाहा बना दिया। और यही दो चीज ऐसी थी जिसने आरएसएस को मोदी से अब दूर कर दिया है। इसी दूरी को मिटाने के लिए नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने जो प्रधानमंत्री रहते आरएसएस के मुख्यालय नागपुर जाते हैं, क्योंकि उसके पहले आप देखे होंगे कि जाने कितनी बार आरएसएस प्रमुख बैठकें करते थे और मोदी और उनके सारे मंत्री लाइन लगा करके जैसे बच्चे अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते थे वैसे रिपोर्ट कार्ड दिखाने चले जाया करते थे। बाद के दिनों में अब वो दिखता नहीं है क्योंकि मोदी ने इन चीजों को नियंत्रित किया। लेकिन जब आरएसएस ने अपना नियंत्रण मजबूत किया तो उस बिगड़े हुए रिश्ते को ठीक करने के लिए नरेंद्र मोदी आरएसएस के मुख्यालय चले गए, नतमस्तक हुए और विषय था बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2023 में जनवरी में जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और जून 2025 खत्म हो गया, अब जुलाई आने वाला है और बीजेपी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाई है, क्योंकि उसके पीछे मूल वजह इन दोनों के आंतरिक झगड़े को बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरएसएस एक बहुत बड़ी बैठक 4 से 6 जुलाई को दिल्ली में करने जा रहा है, जिसके बाद वो फैसला लेगा। अब लोगों को यह भ्रम भी दूर हो जाना चाहिए कि आरएसएस एक गैर राजनीतिक संस्था है। कोई गैर राजनीतिक संस्था नहीं है। बीजेपी का पाई पाई आरएसएस चलाती है और आरएसएस बीजेपी के कंधे पर सवार होकर सबसे बड़ी राजनीति इस देश की आरएसएस करती है। अपने यहां लोगों को ट्रेंड करके बीजेपी में भेजती है, अपने यहां लोगों को ट्रेंड करके बीजेपी को बताती है कि इनको यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बना दो, इनको जज बना दो, इनको ब्यूरोक्रेसी में बड़ा पद दे दो, इनको सेक्रेटरी बना दो, इनको पूरा देश बेच दो। ट्रेनिंग आरएसएस की होती है और इंप्लीमेंट करने का काम बीजेपी करती है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए कोई सबसे बड़ी राजनीति अगर इस देश में कर रहा है तो वो आरएसएस कर रहा है। लेकिन आरएसएस को यह बात समझ में आ गई कि मोदी और अमित शाह जिस तरह से कब्जा किए हुए हैं, इस तरह से सब कुछ अगर हमारे नियंत्रण में रहेगा तो हमारा मतलब क्या निकलेगा। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले मामले पर पेच बुरा फंस गया और पार्टी विद डिफरेंस, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, बहुत बड़ी ताकतवर पार्टी, जनवरी 2023 में जो कार्यकाल खत्म हुआ है जेपी नड्डा का, 2 साल से ज्यादा 2.5 साल लगभग हो गए, 2.5 साल में अभी तक वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई। ऐसा कब हुआ? इसके पहले राजनाथ सिंह जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो जनवरी 2009 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। नितिन गडकरी महाराष्ट्र से पहले गैर उत्तर भारतीय अध्यक्ष बनाए गए और सेम यही वक्त था जब अंदरूनी खींचतान और आरएसएस की भूमिका, दखल और नियंत्रण के चलते इसमें वक्त लगा और लगभग जनवरी 2009 में जो कार्यकाल खत्म हुआ था, नितिन गडकरी दिसंबर 2009 में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। दिखावा किया जाता है कि चुनाव हम करते हैं, संविधान हमारा है, कार्यकर्ता निर्णय लेते हैं, सब बकवास है। निर्णय आरएसएस लेता है और आरएसएस ने निर्णय लिया। उत्तर भारत के कुछ लोग चाहते थे कि नहीं, दक्षिण भारत का कोई इस तरह का नियंत्रण ना हो, लेकिन वो नियंत्रण लगाने में आरएसएस ने थोड़ा वक्त लिया, लेकिन 1 साल के भीतर नितिन गडकरी के रूप में अगला अध्यक्ष मिल गया। इस फैक्ट को थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप भी चेक कर सकते हैं। कुछ महीने, कुछ दिन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन देरी हुई थी। दूसरी बार देरी फिर 2013 में हुई जब नितिन गडकरी को दूसरा कार्यकाल दिया जाना था, लेकिन उन पर पूर्ति घोटाले का आरोप लगा था और फिर से नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह को बनाया गया और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते अंतिम समय पर गडकरी को हटा दिया गया। जनवरी 2013 के चयन हुआ जो काफी विवादों में रहा। साल था 2020 जब अमित शाह का कार्यकाल खत्म हो रहा था। संगठन से लेकर सरकार दोनों में वो शामिल हो गए थे। वो देश के गृह मंत्री भी थे, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और नियम और उनके संविधान के मुताबिक एक व्यक्ति 2 पदों पर नहीं रह सकता था। अमित शाह रहे हैं लंबे समय तक, ठीक ठाक समय तक रहे हैं और अभी भी जेपी नड्डा किन किन पदों पर हैं जानकर आपको आश्चर्य होगा। लेकिन भाई बीजेपी अपना सारा पाप छिपा लेती है। आपको तो सूचना से मतलब नहीं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है, आप उसी में मगन रहते हैं। जरा ये भी देखिए, अमित शाह जब अध्यक्ष पद खत्म हो रहा था तब यह तय होना था कि कौन अध्यक्ष बनेगा और अमित शाह अध्यक्ष बन गए थे। जुलाई 2019 में जब कार्यकारी अध्यक्ष का निर्णय लेना था तो जेपी नड्डा का नाम लिया गया और नियमित अध्यक्ष के लिए 20 जनवरी 2020 को जेपी नड्डा पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए जाते हैं और 3 साल के लिए अध्यक्ष होते हैं और जनवरी 2023 में जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया। 2014 से 17 तक
एक बार जब अध्यक्ष थे तो उनको भी हटाया जाना था, लेकिन 2017 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे और जब बैठक चल रही थी जिसमें आरएसएस और बीजेपी दोनों लोग थे, एक बड़ा धांसू भाषण अपने मित्र को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था और फिर से अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। यानी 14 से 17 भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और 17 से 20 भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। दोस्त हो तो ऐसा। अब दोस्त को लगा कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। दोस्त गृह मंत्री है, दोस्त नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा इसका सपना देखता है। लेकिन आरएसएस चाहता है कि अब सब कुछ आपके ही मुताबिक क्यों हो। आरएसएस ने अपने नामों का प्रस्ताव दे दिया, कभी संजय जोशी तो कभी वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान तो कभी योगी आदित्यनाथ तक का नाम सामने आ गया। योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आते ही गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी क्या महसूस करते होंगे, ये तो या वो जानते हैं या आरएसएस। या इसका मतलब यह है कि अमित शाह किसी भी रूप में नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा आगे आए। आरएसएस भी एक मामले में पीछे हट जाता है क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कट्टर हिंदुत्व का ऐसा कोई चेहरा ना हो जिससे वो कॉरपोरेट को नाराज कर दे और वैश्विक स्तर पर एक गलत इमेज बन जाए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी के इतने बड़े चेहरे हो सकते हैं तो उसके बाद कोई भी बन जाए, योगी में क्या कमी है। लेकिन अभी की अपडेट यह है कि योगी आदित्यनाथ का नाम पीछे होता जा रहा है और आरएसएस की तरफ से सबसे प्रमुख चेहरे के रूप में देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे किया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस जो आरएसएस की पसंद है, आरएसएस के ट्रेनिंग है, आरएसएस के नियंत्रण में है। देवेंद्र फडणवीस अगर अध्यक्ष बनते हैं तो अमित शाह का क्या होगा। इन सारी चीजों को लेकर के बैठकें अभी भी जारी हैं। मोदी और आरएसएस में खींचतान जारी है। दोनों में से दोनों ये चाहते हैं कि कौन भारी किस पर पड़ेगा। और आने वाले दिनों में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने साल बाद कौन बनता है। आरएसएस जानता है कि नरेंद्र मोदी को नियंत्रित कैसे करना है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो 75 साल की समय सीमा लगा दी कि जो 75 वर्ष की उम्र से ज्यादा हो गया न उसे टिकट मिलेगा न कोई पद मिलेगा। आरएसएस इसका बहाना इस्तेमाल कर रहा है। आरएसएस कहता है कि 75 साल नरेंद्र मोदी आपके भी पूरे होने जा रहे हैं, तो आप खुद ही रिटायर होगे या हम रिटायर करें आपको और आपकी जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनाए। जब ये सारे दबाव सामने आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनकी राजनीतिक बिसात भी मुश्किल में पड़ जाती है और आरएसएस ने ठीक ठाक मुश्किल पैदा कर दी है। जिस पार्टी के स्थापना अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने स्थापना भाषण में और संविधान में जिस पार्टी ने लिखा हो कि वो सोशलिस्ट होगी, यूं ही नहीं आरएसएस के एक बहुत बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने यह कह दिया कि सोशलिस्ट और सेकुलर इन दोनों शब्दों पर हटाने पर पुनर्विचार होना चाहिए। ये दोनों के बीच झगड़े, दोनों के बीच तनाव, नियंत्रण का तनाव है। इस तनाव का और किसी से कोई वास्ता नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के पहलू, लेकिन वो बीजेपी है, वो अंदर अपने कितना भी बड़ा झगड़ा हो उसको छिपाए रहती है। पर्ची पर मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है, दूसरा मुख्यमंत्री पार्टी नहीं बनाता, दूसरा मुख्यमंत्री विरोध में नहीं बोल सकता क्योंकि सबकी फाइलें और सबका काला चिट्ठा बीजेपी के नेताओं के पास है। और बीजेपी के नेताओं ने पहले भी उन लोगों को सबक सिखाया है जिन्होंने पार्टी और संगठन से दगा की। और इसलिए डेमोक्रेसी का दिखावा करने वाली पार्टी पूर्ण रूप से कुछ लोगों के नियंत्रण में है, चाहे वो आरएसएस नामक एक संस्था हो, चाहे वो मोदी और अमित शाह हो। इन दोनों के नियंत्रण में एक तनाव हो रहा है कि मूल नियंत्रण किसका होगा। लेकिन मजाक उड़ गया है बीजेपी के संविधान का, मजाक उड़ गया है इस बात का कि बीजेपी आंतरिक डेमोक्रेसी को मानती है, मजाक उड़ गया है कि वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं उनके अध्यक्ष। ये सब हवाई बातें हैं, ये सब कागजी बातें हैं। हकीकत यह है कि आरएसएस और बीजेपी के तनाव में हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाए और आरएसएस डरा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति का पत्ता साफ होता दिख रहा है जिसका नाम है अमित शाह, क्योंकि वो अमित शाह जो चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री से हटा दें, आज तक कामयाब नहीं हो पाए।
लेकिन आरएसएस अब पूरी तरह नियंत्रण में ला चुकी है। मोदी का विदेश में जादू फीका, मोदी का देश में जादू फीका, मोदी का नियंत्रण कमजोर, इन सब का फायदा उठाकर आरएसएस फिर से पूरी बीजेपी पर अपना नियंत्रण चाहती है। चाहे नियंत्रण बीजेपी पे मोदी शाह का हो, चाहे आरएसएस का हो, देश का बंटाधार करने के लिए ये सारे एक ही हो जाएंगे, मगर देश को ये सिखाएंगे कि हम डेमोक्रेसी से चलते हैं। क्या नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी पूरे 5 साल कर पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी अपने मन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी पर अपना वही नियंत्रण रख पाएंगे और अपना वारिस अमित शाह को बना पाएंगे? ये सब कुछ ऐसा लगता है कि धूमिल होता जा रहा है और आरएसएस अब पूरे देश पर कब्जा कायम कर चुका है। आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर करिए। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जुड़ सकें। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, और अगर हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी ताकि हम अपनी बात डंके की चोट पर कहते रहें। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।